हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे ओबीसी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि एंटीपार्टम हेमरेज। तो आज एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। शो लेट्स बिगिन। एंटीपार्टम हेमरेज, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए डिफाइन एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। एंटीपार्टम हेमरेज उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें वजाइनल ट्रैक्ट से या वजाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब 28 वीक के बाद, लेकिन बेबी के बर्थ से पहले अगर जेनिटल ट्रैक्ट से या जेनिटल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है तो इसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। लेबर के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर के दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। और इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि एंटीपार्टम हेमरेज के क्या कारण हो सकते हैं, तो अ, इसके प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड। अगर हम अगर हम प्लेसेंटल कॉजेज़ की बात करें तो ये 70% होते हैं, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्सी प्लेसेंटा देखने को मिलता है, और दोनों ही 35% देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ जो कि प्लेसेंटल का कॉजेज़ नहीं है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ है जो कि 5% देखने को मिलता है। ज मान लीजिए अगर सर्विक्स में किसी तरीके का पॉलिप्स है, तो उसकी वजह से जो हैमरेज होता है, तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज का कारण ये भी बन सकता है। एंड इसके अलावा अगर सर्विक्स में किसी तरीके की कार्सिनोमा है तो भी ये हेमरेज का कारण बन सकता है। एंड इसके अलावा वेरिकोज वेन अगर है तो भी एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। एंड अगर सर्वाइकल में किसी तरीके की लोकल ट्रोमा हो गई है तो भी ये कारण बन सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। एंड इसके अलावा अनएक्सप्लेन, मतलब अनएक्सप्लेन है, अनआइडेंटिफाई है, जो आइडेंटिफाइड नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि एंटीपार्टम हेमरेज में हम वजाइनल एग्जामिनेशन या पर वजाइनल एग्जामिनेशन जिसे हम पीवी बोलते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एपीएच की कंडीशन में। ठीक है। तो हमने अब तक क्या बात किया कि अगर वजाइनल ट्रैक्ट से या वजाइनल ट्रैक्ट में 28 वीक के बाद या बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और उसके 3 कारण हो सकते हैं, प्लेसेंटल कॉजेज, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज एंड अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज। प्लेसेंटल कॉजेज में प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सी प्लेसेंटा, एंड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज में सर्वाइकल पॉलिप्स, सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड वेरिकोज वेन एंड द लोकल ट्रोमा। एंड इसके अलावा जो वजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो एंटीपार्टम हेमरेज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। उसमें हम कौन वजाइनल एग्जामिनेशन या पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम प्लेसेंटा प्रीविया के में बारे में भी जानेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाती है, या तो पूरी तरीके की हो या पार्शियली हो या कम्प्लीटली हो, तो उस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। नॉर्मली जो प्लेसेंटा का लोकेशन होता है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, लेकिन अगर प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट होता है तो उस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। कि मतलब अगर प्लेसेंटा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाता है, या तो पार्शियली हो या कम्प्लीटली हो, तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं।
प्रीविया का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब इट इट डिनोट द पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा। इन फ्रंट ऑफ जो है वो पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा को डिनोट कर रहा है, मतलब जहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वहाँ पे जो प्लेसेंटा है उसका प्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड द प्रीविया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन में आकर के सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसकी जो एग्जैक्ट कॉजेज है वो अननोन है, अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ इसके कारण हो सकते हैं। इसमें अगर हम पहले कारण की बात करें तो ड्रॉप एंड डाउन थियरी। ड्रॉप एंड डाउन थियरी में जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है कि अपर यूट्राइन जो सेगमेंट की जो डेजिडुअल रिएक्शन जो है वो पुअर होने की वजह से जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अपर सेगमेंट ऑफ द डेजिडुआ है वो उसका जो रिएक्शन है वो पुअर है, तो जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो लोअर सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम ड्रॉप एंड डाउन थियरी कहते हैं। तो भी एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइज ओवम है वो लोअर सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट हो जा रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है डेफेक्टिव डेजिडुआ। इसका मतलब द स्प्रेडिंग ऑफ द कोरियोनिक पिलाई ओवर अ वाइड स्प्रेड इन अ यूटराइन वॉल टू गेट अ नरिशमेंट। इसका मतलब ये जो डिफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से जो कोरियोनिक भिलाई है वो यूटेराइन वॉल के चारों तरफ न्यूट्रिएंट पाने के लिए चारों तरफ फैलने लगती है। ठीक है, जब ये जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है अगर वहाँ के जो डेजिडुआ है वो डिफेक्टिव है, तो और वहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से जो फर्टिलाइज ओवम है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर वो न्यूट्रिशन को सर्च करने की वजह से जो कोरियोनिक बुलाई होती है वो यूट्राइन वॉल के चारों तरफ फैलने लगती है न्यूट्रिशन को लेने के लिए। न्यूट्रिशन रहेगा तभी तो उसका ग्रोथ होगा, न्यूट्रिशन को पाने के लिए चारों तरफ फैलने लगती है। और ये अगर ऐसे ही फैलती रहेगी तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा और परकीटा की कंडीशन भी कॉजेज कर देती है। तो भी एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉजेज है वो परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी। इसमें पहली बात तो डेजिडुआ वेरा जिसे डेजिडुआ पैरेटाइलिस कहते हैं, और ये रही डेजिडुआ कैप्सुलरिस और डेजिडुआ बेशालिस। तो जो डेजिडुआ वेरा होती है वो डेजिडुआ कैप्सुलरिस के कांटेक्ट में आती है और फ्यूज हो जाती है और वहाँ पर लेज़र फॉर्मेशन करता है लेज़र डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया को। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे ये रहा डेजिडुआ वायरा और ये रही डेजिडुआ कैप्सुलरिस और ये रहा डेजिडुआ वैशालिस। तो इसमें क्या होता है जो डेजिडुआ वायरा है और ये डेजिडुआ कैप्सुलरिस आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और इसके फ्यूज होने की वजह से जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का वहाँ तक उसको काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से लेज़र डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो बिग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा का जो सरफेस प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो बड़ा है, उसका बिग सरफेस है, तो यूटेराइन वॉल की सरफेस को भी ज़्यादा कवर करेगी, और जब ज़्यादा यूटेराइन वॉल की सरफेस को कवर करेगा तो जो प्लेसेंटा का पार्ट है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट तक आ जाएगा, जो कि प्लेसेंटा प्रीविया को कॉज कर सकता है। और ये बिग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा कैसे रहेगा, मान लीजिए अगर ट्विंस है तो उसमें जो प्लेसेंटा का पार्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा, बिग रहेगा, जिससे कि वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के पार्ट को कवर कर लेता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। मल्टीपैरिटी रिस्क फैक्टर हो सकता है, अगर मैटरनल का एज एडवांस है 35 ईयर से ज़्यादा है तो ये चांसेस है कि प्लेसेंटा प्रीविया कर सकता है। मैटरनल अगर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है मदर को तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है।
एंड अगर यूट्राइन में स्कार है या मदर को पहले से ही प्लेसेंटा प्रीविया हो रखा है तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। एंड अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है मतलब विग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा है तो वह भी जो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस है उस एरिया को कवर करेगा और प्लेसेंटा प्रीविया को कॉज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें टाइप्स एंड डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया की, कितने टाइप्स होते हैं और उसकी कितने डिग्रियाँ होती हैं। तो बेसिकली 4 तरीके के 4 टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। मतलब ये जो प्लेसेंटा का जो एक्सटेंशन है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में उसका कितना एक्सटेंशन हो रहा है उसके हिसाब से इसे 4 डिग्री या 4 तरीके में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइप, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं और इसको हम लैटरल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेजर पार्ट जो प्लेसेंटा का होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है और जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होते हैं। लेकिन ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है लो लाइंग वो अप टू द ओस ओस तक नहीं जाता है। मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा कि हम फर्स्ट टाइप को लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं और इसे लैटरल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। और इसमें मेजर पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में रहता है और कुछ पार्ट जो होते हैं वो लोअर सेगमेंट में रहता है और इंटरनल उस तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड टाइप जिसे हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा जो होती है मार्जिन तक पहुंच जाती है। द प्लेसेंटा रीच टू द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट नॉट कवर इट। मार्जिन तक पहुंच जाती है लेकिन इसे कवर नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। और इसके दो सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और जो दूसरा होता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया तब हम कहेंगे जब जो प्लेसेंटा है वो अटैच टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। जब प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में अटैच है तो उसे एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। लेकिन अगर वो पोस्टीरियर साइज में पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में जाकर के अटैच है तो उसे हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं और ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। अब हम जान लेते हैं इसे हम मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया क्यों कहते हैं। तो जो पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो बर्थ कैनाल होती है वो कर्व होती है। ठीक है, और बर्थ कैनाल के कर्व होने की वजह से जो प्लेसेंटा का जो थिकेस्ट पार्ट हो जाता है, थिकेस्ट पार्ट जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का, उस सैक्रल प्रोमिनेंटरी पर ओवरलाइन करता है। जिससे क्या होता है इनलेट की जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायामीटर है वो नैरो हो जाती है, कम हो जाती है, डिमनिश हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वजाइनल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है। एंड इसे मोस्ट डेंजरस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो फीटल का हेड होता है उससे कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक कॉर्ड कंप्रेशन के जब फीटल के हेड से कॉर्ड का कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे स्टॉवर्दी साइन देखने को मिलता है। तो अब थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं कि स्टावर्दी साइन क्या होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। सो स्टावर्दी साइन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम तो मदर को सुपाइन पोजीशन दे देंगे और फीटल जो एफएचआर होता है उसको हम मॉनिटर करेंगे। जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है वो 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। तो जब हम एफएसआर को मॉनिटर करेंगे और 120 से 160 के बीच में आएगा जो कि नॉर्मली है, उसके बाद हम क्या करते हैं कंप्रेस द फंडल टुवर्ड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो मदर का जो फंडल वाला पार्ट है उसको हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ उसको कंप्रेस करते हैं। और जब इसे हम कंप्रेस करेंगे फंडस वाले पार्ट को लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ तो जो कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस कंप्रेस होगा। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस होगा तो जो फीटल का हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे फीटल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है मतलब जो एफ एच आर 120 से
60 के बीच में था, वह जो एफएचआर वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो एफएचआर कम होने लगेगा, फ़ीटस जो है ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जाने लगेगा, तब हम कहते हैं ये जो साइन है वो पॉज़िटिव साइन है, स्टावर्दी जो है वो साइन जो है पॉज़िटिव साइन है। लेकिन अगर एफएचआर नॉर्मल है, कंप्रेशन करने के बाद भी, फंडल को कंप्रेस करने के बाद भी अगर एफएचआर नॉर्मल आता है, तो हम कहते हैं जो साइन है, स्टावर्दी साइन है, वो नेगेटिव साइन है। तो यह इंडिकेट करता है कि पोस्टीरियर जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन है वो एब्सेंट है, वो नहीं है, ठीक है। मेनली इसी में ये साइन देखने को मिलता है। फिर से हम रिवीजन करते हैं कि क्या हमने स्टावर्दी साइन में पढ़ा। हमने ये कहा कि मदर को पोजीशनिंग देंगे और उसके बाद उसका एफएचआर को हम मॉनिटर करेंगे। नॉर्मली 120 से 160 के बीच में आता है। तो अब मदर की अगर हम फंडल को टुवर्ड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ अगर हम कंप्रेस करेंगे, तो जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो कंप्रेस होगा। जब कॉर्ड कंप्रेस होगा तो फीटल हार्ट रेट स्लो होगी और फीटस ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन में जाएगा, जहाँ पे ये जो स्ट्रॉवर्दी साइन होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। अगर ऐसा करने के बाद फीटल ब्रैडिकार्डिया नहीं होता है, तो हम कहते हैं जो स्ट्रॉवर्दी साइन है वो नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है उसको हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो फीटस का जो पार्ट होता है, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कंप्रेस होता है और फीटस में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो कॉर्ड कंप्रेशन होता है वो फीटस के हेड से ही कंप्रेस होता है, ठीक है। तो जो फीटस होता है वो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप्स की बात करते हैं। जो थर्ड टाइप्स हमारा है जिसे हम इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओस पार्शियली व्हेन द इंटरनल ओस इज फुली डायलेटेड। मतलब इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर लेता है, पूरी तरीके से नहीं करता है, पार्शियली कर लेता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो फोर्थ टाइप है, अ, जिसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने कॉर्न में पढ़ा भी था कि जो ड्रॉप एंड टाइन थियरी है, जिसमें जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो सेंट मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर ड्रॉप हो जाता है और वहीं पे आकर इम्प्लांट हो जाता है। तो बेसिकली जो ड्रॉप एंड टाइन थियरी है वो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया को कॉज करता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है इंटरनल उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली अब तक पढ़ा कि ये 4 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। एंड इसके अलावा हम बात करें कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें वजाइनल ब्लीडिंग होगी, यह वजाइनल ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियसली होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगा, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी एंड ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। मतलब ये जो ब्लीडिंग है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है स्पॉन्टेनियसली होगी, और जब ये ब्लीडिंग हो रही है तो किसी तरीके का पेन नहीं होगा, एक कॉजलेस ब्लीडिंग होगा, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी और ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा, ठीक है। अगर इसके साइन की बात करें कि क्या साइन हमें दिखाई देगा, तो ब्लीडिंग हो रही है तो जो विजुअल ब्लड लॉस हो रहे हैं वो दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे तो जो यूट्रस है वो रिलैक्स सॉफ्ट फील होगा। एंड माल प्रेजेंटेशन बेसिकली इसमें ब्रीज प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसवर्स जो प्रेजेंटेशन होता है वो देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन में सेगमेंट में आकर के इम्प्लांट है, तो जो फीटस का हेड रहेगा वो फ्लॉट करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लॉट करेगा, उसका एंगेजमेंट नहीं होगा। एंड हाँ, स्टॉवर्दी साइन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते ही हैं, साथ में इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो प्लेसेंटोग्राफी, जिसमें हम सोनोग्राफी करते हैं और जो कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। इसमें प्लेसेंटा का लोकेशन हर एक चीज़ें उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
प्लेसेंटा प्रीविया के कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे अ, कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है मैटरनल में। तो एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है? मतलब ब्लीडिंग बिफोर द लेबर अगर ब्लीडिंग होती है तो एंटीपार्टम में ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है? इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन बेसिकली हमने बात किया कि इसमें ब्रीज प्रेजेंटेशन एंड द ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन के जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाते हैं। एंड इसके अलावा ड्यूरिंग द लेबर प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग द लेबर क्या होगा। तो ड्यूरिंग लेबर जो मेम्ब्रेन है वो अर्ली रप्चर हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है। कॉर्ड जब प्रोलैप्स हो सकते हैं मतलब कंप्रेस होगा या प्रोलैप्स होने के चांसेस होंगे, ठीक है? या इसके अलावा इंट्रा पार्टम हैमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंट्रा पार्टम मतलब ड्यूरिंग द लेबर जो ब्लीडिंग हो रही है उसे इंट्रा पार्टम हैमरेज कहते हैं। इसके अलावा इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफ्रेंसेस मतलब जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें ब्रीज प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स होता है तो उसमें वजानल ब्लीडिंग वजानल डिलीवरी तो कर नहीं सकते हैं तो उसमें ऑपरेटिव के चांसेस भी बढ़ जाएंगे मतलब सीजेरियन सेक्शन एल एस सी एच के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीपीएच हो सकता है। पीपीएच के क्या कारण है अगर प्लेसेंटा का साइज लार्ज है और जो यूट्रस है टॉनिक है मतलब उसमें किसी तरीके का टोन नहीं है टोनिसिटी उसकी गायब हो गई है तो ये भी एक कारण हो सकता है कारण कर सकता है पीपीएच का जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। एंड इसके अलावा हम बात करें क्या और कारण हो सकते हैं पीपीएच के तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा है जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है मैटरनल कॉजेज मैटरनल डेथ का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्लेसेंटा जो कि एंटीपार्टम हेमरेज का कारण हो सकता है एंड यह एक तरीके का पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर सर्विक्स में किसी तरीके की ट्रॉमा है तो भी कारण बन सकता है कारण नहीं कह सकते कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एपीएच का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर प्लेसेंटा का कोई बट्स पार्ट्स है जो कि यूट्रस में रिटेंट कर गया है तो भी उसकी वजह से एपीएच की कंडीशन पीपीएच हो सकता है जो कि एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। इसके अलावा हम बात करें ड्यूरिंग द परप्यूरियम के टाइम पे क्या होगा तो सेप्सिस हो सकता है सब इन्वोल्यूशन हो सकता है एंड इम्बोलिज्म ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करें फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है तो लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है, ठीक है? एंड फीटल ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है एस्फेजिया प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई नहीं हो पा रही है कॉर्ड कंप्रेस हो गया तो ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेशन बर्थ इंजरी हो सकती है कंजेनाइटल मॉल फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकते हैं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है जो कि मदर और फीटस में हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है इंटरवेंशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया कि प्लेसेंटा प्रीविया का हम इंटरवेंशन करेंगे तो जो मदर प्लेसेंटा प्रीविया से सफ़र कर रही हैं तो उन्हें हम बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं एंड उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड उनकी फ्लूइड लॉस हुई है तो आईवी फ्लूइड भी देते हैं एंड हेमरेज है तो ब्लड भी लॉस होगा तो ऑफ कोर्स अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। उसके बाद बात आती है डिलीवरी की इस तरीके की जो पेशेंट हैं उनमें किस तरीके का डिलीवरी परफॉर्म किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया की। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस मतलब प्रेगनेंसी कितने वीक की है उसका कितना ड्यूरेशन है और कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है उसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि क्या करना है, ठीक है? तो अगर प्लेसेंटा अगर जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है, ठीक है? मतलब प्रेगनेंसी का जो वीक है अगर वो 37 वीक से कम है और वजाइनल ब्लीडिंग जो हो रही है वो अब्सेंट है या बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मतलब बहुत ही कम हो रही है और मैटरनल और जो फीटल का जो स्टेटस है वो नॉर्मल है
मतलब प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम है और वजाइनल ब्लीडिंग अब्सेंट है या बहुत ही कम अमाउंट में हो रही है और मदर और फीटस का जो हेल्थ स्टेटस है वो नॉर्मल है, तो उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं और मदर को कहते हैं रेस्ट लेने के लिए या मदर को बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर को हम लेफ़्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। लेफ़्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद में हम पेशेंट को ये कहेंगे कि जो भी हैवी वेट है, जो हैवी वर्क है उसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। एंड अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ़ नॉट अवॉइड, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी अवॉइड करने के लिए कहेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, अवॉइड नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये फर्गुसन रिफ्लेक्स जब एक्टिवेट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराती है और जब वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगी तो प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हम अवॉइड करने को लिए बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक का तो है, लेकिन जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो मॉडरेट टू सीवियर है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे। एंड जो मदर और फीटल का जो कंडीशन है वो वेल बीइंग नहीं है, ठीक नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम LSCS परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे हमने दो तरीके से मैनेजमेंट पे पढ़ा कि प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक की है, और पहले में पढ़ा था कि ये वजाइनल ब्लीडिंग या तो एब्सेंट है या तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हो रहा है, और मैटरनल और फीटल की जो कंडीशन है वो वेल बीइंग है। उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है और मदर को रेस्ट करने के लिए करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने के लिए बोलना है। एंड कोई भी हैवी चीज़ों को वो ना उठाएं, उसके लिए उन्हें अवॉइड करना है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी मना करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये बात किया कि अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है लेकिन वजाइनल ब्लीडिंग मॉडरेट या सीवियर अमाउंट में हो रही है, तो उस टाइम पे और मैटरनल और फीटल का जो कंडीशन वेलबिंग नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट LSCS लोअर सेगमेंट ऑफ सीजरियन सेक्शन परफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो अगर दूसरी मैनेजमेंट की बात करें कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन 37 वीक से ज़्यादा है और वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो मॉडरेट टू सीवियर हो रही है, तो उस टाइम पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं वो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसको अलग तरीके से, अगर माइनर डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया है तो उस टाइम पे मैनुअली पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं अगर डिलीवरी करानी हो तो। एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्लस ऑक्सीटोसिन देते हैं। इसमें जो ऑक्सीटोसिन का मिनिमम देते हैं वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml देते हैं, एंड जो मैक्सिमम जो देते हैं वो 8 मिली इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पर ml। और आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन को दे करके लेबर को प्रोग्रेस करते हैं और वजाइनल डिलीवरी से वो परफॉर्म करते हैं। एंड अगर आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी अगर लेबर जो है प्रोग्रेस नहीं होती है, तो उस टाइम पे LSCS कर देते हैं। एंड अगर हम मेजर प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो वहाँ पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वो होता है अब्सोल्यूट LSCS, जिसमें हम LSCS का मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ द सीजेरियन सेक्शन हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ा, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि 28 वीक के बाद और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी अगर वजाइनल ट्रैक्ट से या वजाइनल ट्रैक्ट में अगर किसी तरीके की ब्लीडिंग होती है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। और इसमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर के इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद हमने कॉजेज़ के बारे में पढ़ा कि एंटीपार्टम हेमरेज के क्या कारण हो सकते हैं, जिस पे हमने प्लेसेंटल कॉजेज़ और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ के बारे में पढ़ा और अनएक्सप्लेन्ड।
जिसमें 70% जो होती हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रेसिव प्लेसेंटा प्रीविया दोनों ही 35% होती हैं। एंड उसके बाद हमने एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ के बारे में पढ़ा जो कि 5% था, जिसमें सर्वाइकल पॉलिप्स, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स एंड वेरिकोज वेन एंड द लोकल ट्रॉमा के बारे में पढ़ा। एंड उसके बाद हमने अनएक्सप्लेन्ड जो कि 25% होते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि इसमें हम पीवी वजाइनल एग्जामिनेशन या फिर जो पर वजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो एंटीपार्टम हेमरेज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर हमने प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पढ़ा कि जो प्लेसेंटा है अगर वो लोअर यूट्रन सेगमेंट में आकर के पार्सली या कम्प्लीटली वो आकर के इम्प्लांट हो जाता है तो उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, और उसका जो एग्जैक्ट कॉजेज़ है वो अननोन है। इसके अलावा ड्रॉप एंड डाउन थियरी, जिसमें जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो ड्रॉप कर जाता है, नीचे आ जाता है लोअर सेगमेंट में और वो आकर के वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। इसके अलावा हमने डिफेक्टिव डेज़िडुआ के बारे में पढ़ा था कि अगर जो डेज़िडुआ है वो डिफेक्टिव है तो जो फर्टिलाइज ओवम है उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, तो जो कोरियोनिक बिलाई होती है वो न्यूट्रिशन के सर्च में इधर उधर जाती हैं और यूट्राइन वॉल के चारों तरफ फैल जाती हैं अपनी न्यूट्रिशन पाने के लिए। तो यह भी एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। एंड इसके अलावा अगर बिग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा है तो उसकी वजह से भी जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल को ज़्यादा कवर करेगा, तो प्लेसेंटा लोअर साइड में भी आकर के लगेगा, तो उससे की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। एंड उसके अलावा हमने परसिस्टेंट एक्टिविटी ऑफ द कोरियोनिक पढ़ा था, जिसमें हमने डेज़िडुआ वेरा और डेज़िडुआ कैप्सुलरिस के बारे में पढ़ा था कि वो दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं और प्लेसेंटा क्या करता है जो ओस है जो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस होता है वहाँ तक उसकी जगह को सरफेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस रहते हैं। एंड इसके अलावा हमने इसके रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ा कि अगर मल्टीपैरिटी है तो यह भी एक रिस्क हो सकता है। एंड इसके अलावा मैटरनल का एज मोर देन 35 ईयर है। एंड अगर मदर जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उनको चल रहा है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। एंड अगर यूटेराइन में कोई किसी तरीके का स्कार प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड पहले अगर प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो फिर चांसेस हैं। एंड मल्टीपल अगर प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो जो प्लेसेंटा का साइज होगा वो बड़ा होगा, बिग सरफेस एरिया ऑफ द यूट्राइन वॉल को कवर करेगा, इसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं। एंड इसके अलावा हमने इसके टाइप के बारे में पढ़ा कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट को हम लो लाइन कहते हैं, सेकेंड को हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं एंड थर्ड को हम पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। एंड जो फोर्थ होता है उसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा हमने जो सेकंड टाइप है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया एंड पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें हमने पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में भी डिटेल में पढ़ा और स्ट्रॉवर्दी साइन को भी हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने बात किया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे पेशेंट में, क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। तो वजाइनल ब्लीडिंग होगी और इस वजाइनल ब्लीडिंग का जो नेचर होगा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग, कॉजलेस ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग एंड ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा। ठीक है, और इसमें सिम्टम्स साइन में हमने बात किया कि अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे एब्डोमेन की तो जो यूट्रस होगी वो रिलैक्स सॉफ्ट होगी एंड माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड जो फीटस की हेड होगी वो फ्लॉट करेगी एंड स्ट्रॉवर्दी साइन भी हमें मिलेगा। इसके अलावा हम इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात किया था कि हम इसके लिए हम जो सोनोग्राफी होता है कंफर्मेटरी डायग्नोसिस को हम मानते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इंटरवेंशन के बारे में बात किया कि इंटरवेंशन से पहले हमने कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात किया था कि मैटरनल में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एंटीपार्टम हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड माल प्रेजेंटेशन की कॉम्प्लिकेशन होगा। एंड द जो
लेबर है वो प्री मैच्योर होगा। एंड ड्यूरिंग द लेबर बात करें तो मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो जाएगा, कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस होंगे एंड द इंट्रापार्टम हेमरेज होगा एंड द जो ऑपरेटिव इंटरफ्रेंसेस के इंसिडेंस है वो बढ़ जाएंगी पीपीएच के कारण। पीपीएच का एक तरीके का एक पीपीएच भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एंड इसके अलावा ड्यूरिंग द परप्यूरियम बोले तो सेप्सिस होगा, सब इन्वोल्यूशन एंड द एम्बोलिज्म। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन मैटरनल में हो सकते हैं। एंड अगर फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लो बर्थ वेट एंड फीटल ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शन होगा, एस्थेजिया कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से, कॉर्ड प्लैप्स होने की वजह से एंड द बर्थ इंजरी होगी एंड द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा हमने इसके इंटरवेंशन के बारे में बात किया कि क्या इंटरवेंशन हम करेंगे। सबसे पहले तो रेस्ट के लिए बोलते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द डिलीवरी की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से करते हैं डिपेंडिंग ऑफ द ड्यूरेशन एंड द ब्लड लॉस किस तरीके से हुआ है उसके हिसाब से करते हैं। जिसमें हमने देखा कि अगर प्रेगनेंसी जो है 37 वीक से कम है तो उसमें वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो अगर ट्रेस या अब्सेंट है और मैटरनल और फीटल का जो कंडीशन है वो नॉर्मल है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है और मदर को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है एंड कोई भी हार्ड वर्क या जो भी हैवी वेट लिफ्टिंग है उसके लिए अवॉइड करना है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि उससे फर्गुसन रिफ्लक्स जो होती है स्टिमुलेट हो जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी और प्री टर्म लेबर हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करना है। उसके अलावा प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम है लेकिन वजाइनल ब्लीडिंग मॉडरेट टू सीवियर है और मैटरनल और फीटल का जो कंडीशन है वो वेल बीइंग नहीं है तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम एलएससीएस परफॉर्म कर देते हैं। एंड इसके अलावा हमने देखा कि अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक से ज़्यादा है और जो ब्लीडिंग है वो मॉडरेट टू सीवियर है तो वहाँ पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। अगर माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसको किस तरीके से करना है और मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसको कैसे करना है। तो अगर माइनर डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया है तो उस टाइम पे हम पैल्विक मैनुअली पैल्विक एग्जामिनेशन करते हैं अगर आपको डिलीवरी करवानी हो तो। एंड उसके बाद आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्लस ऑक्सीटोसिन भी देते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन का मिनिमम जो डोज होता है वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट रहता है एंड अगर इसके मैक्सिमम बात करें तो 8 मिली इंटरनेशनल यूनिट ml/ml रहता है, ठीक है। एंड दूसरी अगर हम बात करें कि अगर अगर मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उस टाइम पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं उसमें एब्सोल्यूट एलएससीएस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का। तो ये रहा ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेसेंटा प्रीविया। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको बेनिफिट मिला हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के पास इस वीडियो लेक्चर को ऑफ कोर्स आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, इस वीडियो लेक्चर से उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी इस वीडियो लेक्चर से लाभ उठा सकें। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर से आपको ने भी नॉलेज को गेन किया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।